हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ मंत्रा। आई एम डॉक्टर हार्दिक सोनी एंड आई एम डॉक्टर प्रिया जैन। और आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है डॉक्टर सचिन पटेल। ही इज अ न्यूरोसर्जन। उनको 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और न्यूरो के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती है उन सब में उनकी एक्सपर्टीज है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, दैट इज पेन। पेन एक बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन है, राइट, जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है, ड्रेन आउट कर देता है। तो पेन अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पेन जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन, यानी कि जो हम फील करते हैं झंझनाहट जैसा, या सुन हो जाना, या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशंस आना, इस तरह का पेन अगर आप महसूस करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करता है जिसे कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। और आज का पूरा एपिसोड उसी के ऊपर बेस्ड है, नोइंग एवरीथिंग अबाउट न्यूरोपैथिक पेन। वो क्यों होता है, वो कैसा महसूस होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकली ओरिजिन का पेन है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। पेन के काफी रीजन है, बट उसको ब्रॉडली 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक तो नोसिसेप्टिव पेन और दूसरा है न्यूरोपैथिक पेन। तो नोसिसेप्टिव पेन कब होता है, तो मतलब जब भी हम गिर जाते हैं या कहीं पे हमारे बॉडी में चोट लगती है तो तब जो पेन होता है वो लोकलाइज उसी हिस्से में होता है कि नर्व में कुछ अलग सा सेंसेशन आ रहा है, बट वो क्या है वो समझ नहीं होती। तो सर आज उसी के बारे में हम बात करते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन, तो ये एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरह का महसूस होता है पेशेंट को। तो भी न्यूरोपैथिक पेन होता है और उसमें पर्टिकुलरली एबनॉर्मल फीलिंग आती है कि मेरा पैर वहां पे है जो एक्चुअली नहीं है। पहले पेशेंट को ऐसा लगता है कि है, राइट। तो ये अबनॉर्मल सेंसेशन जो है ये भी न्यूरोपैथिक पेन में आता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो पेन होता है वो पर्टिकुलरली लिम्स के पेरिफेरल हिस्सों में, मतलब हाथों में और सिर्फ फुट में ज्यादा महसूस होता है। ये टेम्पररी चीज अगर है कुछ मिनट के लिए तो बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर लॉन्ग लास्टिंग है, मान लो कुछ दिनों से हो रहा है, तो आपको तुरंत ही फिर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह से मैं जानना चाहूंगी कि न्यूरोपैथिक पेन है तो वो हाउ लॉन्ग डज इट स्टे, लाइक मेडिकेशन से या किसी भी तरह के इंटरवेंशन से कितना जल्दी रिकवरी मिल सकती है। हर चीज के लिए देयर इज दिस कॉमन वर्ड के नस में दुखे चे। तो सर इस चीज को आप कैसे एड्रेस करोगे और कैसे आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस तक दे पाओ। वेलकम डॉक्टर सचिन टू हेल्थ मंत्रा। हेलो सर। सर हेल्थ मंत्र बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्शन, ये प्लेटफॉर्म सर हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपनी तकलीफों के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें इतना टाइम नहीं दे पाते उनकी तकलीफ को पूरी तरह से उनको समझाना, राइट, वो मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए क्योंकि उनके पास भी पेशेंट्स रहते हैं। तो सर ऐसा होता है कि लोग फिर अपने हिसाब से इंटरनेट पे और हर जगह पे ढूंढते हैं और कुछ भी सारी हैफिजार इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म सर हमने इसलिए बिल्डअप किया है ताकि एक सच्चे एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट के पास से हम नॉलेज लेके हमारे पेशेंट्स तक पहुंचा सके। सो सर वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल विच इज हेल्थ मंत्र। एंड सर वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपके जैसे न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ पे आज प्रेजेंट है आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। सो वंस अगेन सर थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे सर आज पेन के बारे में। हम सब ये जानते हैं कि पेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग प्रॉब्लम फॉर एनी इंडिविजुअल इन एनी एज ग्रुप, राइट। सो सर पेन किसी को भी इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से ड्रेन कर देता है, तो सर उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पेन एग्जैक्टली क्या है और किस तरह के पेन होते हैं। तो पेन एक्चुअली एबनॉर्मल सेंसेशन ही है। तो पेन के काफी रीजन है, बट उसको ब्रॉडली 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक तो नोसिसेप्टिव पेन और दूसरा है न्यूरोपैथिक पेन। तो नोसिसेप्टिव पेन कब होता है, तो मतलब जब भी हम गिर जाते हैं या कहीं पे हमारे बॉडी में चोट लगती है तो तब जो पेन होता है वो लोकलाइज उसी हिस्से में होता है, मतलब वहां कट गया है या फ्रैक्चर हुआ है तो उसी हिस्से में पेन होगा, वो टिश्यू डैमेज के कारण होता है, तो उसको हम नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं। और दूसरा है न्यूरोपैथिक पेन, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। राइट सर।
ओके, तो सर ये जो आपने बताया कि एक नॉसिसेप्टिव पेन यानी कि कभी इंजरी हुआ हाँ। और पेशेंट को पेन आया, हाँ। राइट, लेकिन जैसे हम न्यूरोपैथिक पेन के बारे में बात करें कि जो नर्व ओरिजिन पेन होता है, तो सर कैसा है, बहुत लोगों को ये कंप्लेन है कि नर्व में कुछ अलग सा सेंसेशन आ रहा है, बट वो क्या है वो समझ नहीं होती। तो सर आज आज उसी के बारे में हम बात करते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन, तो ये एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरह का महसूस होता है पेशेंट को। तो जब भी न्यूरोपैथिक पेन होता है तब पेशेंट को या मरीज को ऐसी फीलिंग आती है, मतलब शार्प, शूटिंग, स्टैबिंग और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन फीलिंग होता है, और काफी लोगों को बर्निंग सेंसेशन भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज, किस वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है। बट ब्रॉडली देखा जाए तो ये सारे फीचर्स है न्यूरोपैथिक पेन के पर्टिकुलरली। ओके सर, न्यूरोपैथिक पेन एग्जैक्टली होता किस वजह से है, मतलब क्या चीजें इन्वॉल्व होती है तब जाके न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिलता है। न्यूरोपैथिक पेन तब होता है जब नर्वस सिस्टम के अलग अलग लेवल पे में से कहीं से भी डैमेज हो, मतलब ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर पेरिफेरल नर्व्स, इन तीनों में से कहीं पे भी अगर डैमेज है और उस वजह से जब पेन हो रहा है तो उसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। ओके, राइट। यस सर, तो अभी न्यूरोपैथिक पेन आपने समझा है, उसके मेन होने के कारण क्या है, मतलब कॉजेज जो बोलते हैं तो वो क्यों होता है, तो वो उसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे। न्यूरोपैथिक पेन के काफी कॉजेज है, उसमें से अगर देखा जाए तो जैसे काफी कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, फाइब्रोमाइल्जिया, देन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, फिर स्पाइनल डिजीजेस, मतलब स्पाइन की बीमारियां जैसे कि स्लिप डिस्क, हम उसको हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, फिर इन्फेक्शंस जैसे कि सिफिलिस, लाइम डिजीज, डिफ्थेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV, इन सब में भी होता है। फिर फैंटम लिम्ब, मतलब जब हमारा पैर या हाथ कट जाता है या काटा जाता है किसी वजह से, तो भी न्यूरोपैथिक पेन होता है, और उसमें पर्टिकुलरली एबनॉर्मल फीलिंग आती है कि मेरा पैर वहां पे है जो एक्चुअली नहीं है, पहले पेशेंट को ऐसा लगता है कि है, राइट, तो ये अबनॉर्मल सेंसेशन जो है ये भी न्यूरोपैथिक पेन में आता है। अच्छा, ओके सर, अभी आपने जैसे बताया कि शार्प, शूटिंग, एक स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन, काइंड ऑफ शॉक लाइक सेंसेशन आता है, तो सर आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देखिए, जैसे कि आई थिंक हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, डायबिटीज इज वन ऑफ द लीडिंग इश्यूज राइट नाउअडेज, और अभी बहुत अर्ली एज में भी देखने को मिल रहा है, तो सर डायबिटिक पेशेंट्स में किस तरह का न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिलता है ज्यादातर। डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो पेन होता है वो पर्टिकुलरली लिम्स के पेरिफेरल हिस्सों में, मतलब हाथों में और सिर्फ फुट में ज्यादा महसूस होता है, और वो बर्निंग कंपोनेंट ज्यादा होता है पेशेंट को, प्लस पेशेंट को एबनॉर्मल फीलिंग आती है कि मेरे सोल थिक है, वहां पे कोई पैड रखा है, जैसे कि हम मैं पैड पे चल रही हूँ, एक्चुअली उन्होंने कुछ पहना नहीं है फिर भी उनको ठीक लगता है वहां पे, ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कुछ कुशन है नीचे, कुशन है, प्लस उनको गर्म या ठंडे का एहसास नहीं होता है, तो और प्लस उनको कोई अगर छोटी मोटी चोट लगती है तो भी पता नहीं चलता है बिकॉज ऑफ सेंसरी लॉस, क्योंकि वो हिस्सा नम हो गया है। तो ओके, राइट। इसके अलावा सर और कुछ स्पेसिफिक कोई कंडीशन में अगर आप बताना चाहे कि जिसमें कोई स्पेसिफिक तरह का पेन आता है। वैसे एक है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन होता है, वो 2 मिनट से कम लास्ट होता है, फेस के किसी भी एक हिस्से में होता है, इधर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, और वो पर्टिकुलरली कुछ करने से होता है, जैसे ब्रश करने से, खाने से, शेविंग करने से, या ठंडा पानी पीने से भी होता है कुछ लोगों को, और वो जनरली जो हमारे फेस के एरिया को जो नर्व सप्लाई करती है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, वो ब्रेन स्टेम में से जहां से निकलती है वहां पे उसको एक ब्लड वेसल कंप्रेस करती है, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल सिग्नल फायर होते रहते हैं और पेशेंट को वो पेन होता है, और काफी लोगों को वो काफी डेबिलिटेटिंग होता है उनके लिए, खा नहीं पाते हैं। इवन साइटिक पेन भी ऐसा ही पूरे पैर में होता है। ये ना उसके जो आपने अलग अलग टाइप बोले कि बर्निंग है, कभी कभी बर्निंग होता है, कभी कभी टिंगलिंग नमनेस भी, आई थिंक टिंगलिंग नमनेस वो न्यूरोपैथिक पेन का ही उस टाइप का भी फील होता है। राइट, ठीक है। ओके सर, अभी ये आपने बताया न्यूरोपैथिक पेन के बारे में। अभी सर कैसा है कि पेन इज समथिंग के जो बहुत ही कॉमनली हर एज में पेशेंट को होता है,
तो आई थिंक पेशेंट के लिए समझना बहुत जरूरी है कि हु इज द राइट पर्सन टू कंसल्ट, राइट, बिकॉज जितना हमने देखा है पेन के लिए कोई भी पेन है तो डायरेक्टली या तो दे गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है, या फिर मे बी अगर पेन है तो ये समझ के कि ऑर्थोपेडिक को दिखाना है। तो सर अगर आप कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन बता सके कि किस तरह का आपको फीलिंग है या कौन सी फीलिंग अलार्मिंग है, कि अगर ऐसा कोई साइन आप देखते हो तो इमीडिएटली यू शुड विजिट अ न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन। वैसे ही जैसे मतलब आपको इस टाइप का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लाइक जैसा पेन हो रहा है, उसके साथ आपको अगर आपको टिंगलिंग है, नमनेस है, हाँ, मतलब झंझनाहट जैसी महसूस होती है, और अगर ये टेम्पररी चीज अगर है कुछ मिनट के लिए तो बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर लॉन्ग लास्टिंग है, मान लो कुछ दिनों से हो रहा है, तो आपको तुरंत ही फिर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि ठीक है ये तो हो रहा है, सुन हो रहा है या झंझनाहट हो रही है, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं, अगर वो लंबे टाइम से हो रही है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। सर अभी पेशेंट आपके पास आए, अगर उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे चेक करते हो, मतलब डायग्नोसिस की कौन कौन सी रीत रहती है, तो आप वो थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर पाओ। तो प्रॉपरली जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पहले जानते हैं कि एट प्रेजेंट उसको क्या क्या बीमारी है, डायबिटीज या कोई इन्फेक्शन या क्या क्या है बीमारी, तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है पॉसिबल कॉज का क्या हो सकता है। सेकंड चीज है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं सिस्टेमिक, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या फाइंडिंग्स हमें मिलते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, मतलब ईएमजी, हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी और एनसीवी मतलब नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट हम करवाते हैं। अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो करवाते हैं मसल और नर्व का प्रॉपर एग्जामिनेशन। हाँ, फिर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम अल्ट्रासाउंड या फिर एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई आइदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व्स का करवाते हैं। ओके सर, बहुत बार हमें ये मिसडायग्नोस भी हो जाता है इस तरह की चीजें, या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली मैं ये चीज बताऊंगी पेशेंट्स में, जैसे नर्व स्ट्रेच भी अगर फील होता है ना किसी पेशेंट को, तो साइटिका टर्म बहुत ही इजीली यूज कर लेते हैं पेशेंट्स कि मतलब ऐसे मने साइटिका करके, तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो डायग्नोसिस प्रॉपर उनका हो। राइट, तो आई थिंक इसलिए अर्ली इंटरवेंशन, जितना जल्दी हम उसको कंसल्ट करें उस चीज के लिए, उतना जल्दी हम आई थिंक डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। राइट, यस सर। तो आप जैसे आपके पास अगर पेशेंट आते हैं तो आप पहले उनको कैसे गाइड करते हो, कैसे कंसल्टेशन कैसे होता है, ट्रीटमेंट फर्स्ट चूज कैसे करते हो, तो वो अगर सर आप एक्सप्लेन कर पाओ। न्यूरोपैथिक पेन के ट्रीटमेंट काफी ब्रॉड है। तो इनिशियली हम देखा जाए तो जैसे स्टार्ट काफी ऑप्शंस है, तो नॉन मेडिकल जैसे देखे तो हम फिजिकल थेरापी, मसाज, देन मेडिटेशन, देन हीट एंड कोल्ड थेरापी, एक्यूपंक्चर, कायरोपैट्रिक थेरापी, ये सब एस्पेक्ट है जिसमें दवाई या मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, है ना। फिर सेकंड पार्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें मेडिसिन इंक्लूड होती है। जैसे मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं एनसेड्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो फार्मेसी से लेके पेन किलर्स जो लेते हैं, डाइक्लोफेनाक वगैरह। फिर है एंटी डिप्रेशन जैसे एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन। फिर एंटी कन्वल्सेंट जैसे प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, मोस्ट कॉमनली ये दवाइयाँ यूज होती है। फिर टॉपिकल एजेंट्स जैसे यही जो मैंने बोली दवाइयाँ वही टॉपिकल फॉर्म में अवेलेबल है, स्किन पे अप्लाई करना है पेन की जगह पे। प्लस कैप्सासिन ऑइंटमेंट भी आती है 8%, उसमें हाई कंसंट्रेशन भी आता है। फिर लिग्नोकेन प्लास्टर्स भी आता है 5%, तो लोकली पेन की जगह पे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर फर्दर उससे जाए, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर है नर्व ब्लॉक। तो आप हाँ, जैसे ही हमें पता चले या हमने जैसे उनको इवेल्युएशन किया, पता चला यहाँ नर्व पे कंप्रेशन है या फिर नर्व पे इन्फ्लामेशन है उस हिस्से में, तो वहाँ हम इंजेक्शन देके वहाँ स्टीरॉइड इंजेक्ट करते हैं उस हिस्से में। तो स्टीरॉइड क्या एंटी इंफ्लामेटरी उसकी एक्शन होती है। तो पेशेंट को पेन रिलीफ मिलता है, बट दैट इज टेम्पररी। कुछ टाइम के लिए उसको रिलीफ रहेगा, कुछ महीने तक। फिर जैसे ही उसकी इफेक्ट जाएगी तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर फर्दर जाए तो फिर न्यूरोस्टिमुलेशन है, तो न्यूरोस्टिमुलेशन में भी काफी ऑप्शन है, बट एट प्रेजेंट करंट जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है वो है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। दूसरे भी ऑप्शन है काफी, रिपीटेटिव
क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, और काफी रिसर्च फेज में है, बट मेनली ये दो चीज यूज होती है। ओके। और फिर हमने जैसे पेशेंट का इवेल्युएशन किया और उसमें हमें कोई बीमारी पकड़ी गई कि स्पाइन में मतलब उसको ट्यूमर है, गांठ है या स्लिप डिस्क है और डिस्क नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो हम उसको सर्जरी के द्वारा उसको कंप्रेशन को हटाते हैं। तो दैट इज द लास्ट ऑप्शन। व्हेन ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल्स देन वी गो फॉर सर्जरी। ओके सर, आपने एक दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी। एक तो आपने मेडिसिन की बात की, तो ये गाबापेंटिन है वगैरह, ये मेडिसिन काफी फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो सर ये मेडिसिन इनके क्या साइड इफेक्ट्स है यूजुअली? बिकॉज लोगों को ये होता है कि कभी भी किसी न्यूरोलॉजिकल चीज के लिए जब हम दवाई लेते हैं तो क्या वो हार्मफुल है? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, राइट? जो हम रूटीन पेन की बात करते हैं उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, तो मेडिसिन भी लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। तो सर उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करें। तो ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली साइड इफेक्ट है कि जो डिजीनेस हम बोले, नींद आना, नींद इनिशियल फेज में जब हम दवाई स्टार्ट करते हैं, ड्राउजी फील करता है, डिजीनेस होता है उसको, तो इनिशियली हम वो दवाई नाइट टाइम में देते हैं, तो फिर ग्रेजुअली फिर हम डोज इंक्रीज करते हैं। अगर इनिशियली ज्यादा डोज देने से काफी नींद आती है, बट दैट ऑल्सो बॉडी एडजस्ट कर लेती है उसको कुछ दिनों में, है ना? तो बाकी ऐसी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि सारी दवाइयां FDA अप्रूव्ड होती है, तो इसीलिए। राइट। और सर एक ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहूंगी कि कितने टाइम में पेशेंट्स मतलब इस तरह से मैं जानना चाहूंगी कि न्यूरोपैथिक पेन है तो वो हाउ लॉन्ग डज इट स्टे, लाइक मेडिकेशन से या किसी भी तरह के इंटरवेंशन से कितना जल्दी रिकवरी मिल सकता है? वो डिपेंड करता है कॉज पे, किस वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है ना? अगर मान लो आप डायबिटिक का बोल रहे हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो इट्स नॉट क्योरेबल। हाँ, इट्स ट्रीटेबल, मतलब हम उसको ट्रीट करते हैं, दवाई देते हैं, लाइक क्योर नहीं कर सकते सिम्टम्स को, बट वो क्योर नहीं होता। हाँ, फिर दूसरा है जैसे नर्व कंप्रेशन हो रहा है, स्पाइनल मतलब स्पाइन में जब स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क में जब नर्व कंप्रेस होती है तो हम कंप्रेशन हटा देने से पेन चला जाता है। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम में यहाँ पे नर्व हाथ में कंप्रेशन होता है तो दबाव हटाने से पेन चला जाता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कॉज, किस वजह से हो रहा है। राइट, ओके, देन यस। तो सर जो भी न्यूरोपैथिक पेन है वो एक तो डिसर्बिंग होता है, मतलब पेशेंट को थोड़ा सा मेडिकेशंस भी उसकी इस तरीके से होती है, तो उनको मेंटल सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है? ठीक है, एक काउंसलिंग की, मतलब उनके पेन को वो खुद समझे और उनके फैमिली जो है तो उनको भी थोड़ा आई थिंक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए आप किस तरीके से उनको गाइड करते हो या कैसे उसका मैनेज करते हो उस टाइप के पेशेंट्स को? हाँ, जब भी ऐसे मरीज आते हैं जिसको मतलब क्रोनिक पेन बोलते हैं हम इसको, जिसको 6 महीने से ज्यादा कांस्टेंट पेन हो रहा है, तो उसको काफी मतलब उनकी लाइफ पेन की वजह से हैम्पर्ड हो जाती है, वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, प्लस उनको पेशेंट को खुद एजुकेट करते हैं, प्लस उसके फैमिली मेंबर्स को भी इक्वली एजुकेट करना जरूरी है कि उनकी कंडीशन के बारे में, कि क्या क्या केयर घर पे लेनी है, उनको कैसे संभालना है, क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, क्योंकि पेशेंट को तो पेन फील हो रहा है पर उनके जो भी सराउंडिंग हो गया उनको पता ही नहीं कि क्या एक्चुअली होता है, किस वजह से हो रहा है। एजुकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिकवरी में मे बी वो आपको इनडायरेक्टली हेल्पफुल रहता है। यस सर। राइट सर, इवन अगर आप कोई टिप्स शेयर कर सके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के एस्पेक्ट में या मे बी डाइटरी एस्पेक्ट में कि जो हेल्प कर सके रिकवरी में? तो वैसे ही जैसे हम बोलते हैं स्पाइन में स्लिप डिस्क होती है, हर्निएटेड डिस्क, तो ऐसी कंडीशन में हम काफी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जैसे आगे झुकना नहीं है, भारी वजन उठाना नहीं है, जमीन पे बैठना नहीं है, जर्की मूवमेंट अवॉइड करनी है। वैसे ही जैसे यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम है तो हम ये मूवमेंट करना अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, स्प्लिंट देते हैं पेशेंट को, जो चीजें ट्रिगर कर रही है उसको अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करना है। राइट, दैट वो हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। प्लस डाइट में हम देखें तो हमें हेल्थी डाइट लेना चाहिए, विटामिन डी, विटामिन B12 और मिनरल्स रिच डाइट, प्लस स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब राइट रहता है। सर आपने B12 की बात की, उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि B12 और नर्व दे आर क्लोजली रिलेटेड, तो सर ये एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम
बहुत अच्छे से आई थिंक एवरीवन नोज के अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो B12 का इतना लेवल हाई नहीं होता है हम वेजिटेरियंस में। तो सर क्यों जरूरी है B12 का सप्लीमेंट लेना और कैसे वो रिलेटेड है नर्व इश्यूज के साथ? हाँ, विटामिन B12 नर्व्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो DNA बनता है उसके लिए B12 की जरूरत होती है। तो जब भी B12 कम होता है तब पेरिफेरल नर्व्स पे भी इफेक्ट होता है, ब्रेन पे भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड पे भी होता है। पेरिफेरल नर्व्स पे जब इफेक्ट होता है तो यही सब पेन, टिंगलिंग, नमनेस सब होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। ब्रेन पे जब इफेक्ट होती है तब मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब होता है। स्पाइनल कॉर्ड में जब होता है तो एक स्पेसिफिक बीमारी होती है जो सब एक्यूट कंबाइंड स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये, तो वो बीमारी होती है। तो उसमें फिर पैरों में वीकनेस, चलने में दिक्कत होती है जिसको हम एटेक्सिया बोलते हैं, ये सब होता है। तो विटामिन B12 काफी ही कॉमन डेफिशिएंसी पाई जाती है लोगों में स्पेशली वेजिटेरियन में, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट से मेनली मिलता है। तो बट एटलीस्ट मिल्क और चीज में भी होता है। तो जो वेजिटेरियन है वो तो मिल्क और चीज खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत होता है विटामिन B12। बाकी रेड मीट, फिश में ज्यादा क्वांटिटी होती है, एग्स में भी होती है। तो बाकी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। मतलब ओवरऑल विटामिन B12 नर्व की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर जिनको भी मतलब न्यूरोपैथिक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका B12 तो ऑप्टिमम लेवल पे होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। राइट। लाइक आइडियली भी B12 लेवल शुड बी गुड, और अगर न्यूरोलॉजिकल इश्यू है तो होना ही चाहिए नॉर्मल। अच्छा, ओके। सर अभी आपने पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन आपने सर बताया कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपी के अर्ली फेज में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके भी आप अपना ये पेन का सॉल्यूशन ला सकते हैं। अगर उससे भी रिकवरी नहीं मिल रही है तो फिर देयर आर अदर ऑप्शंस, सर्जिकल ऑप्शंस वगैरह सब कुछ है, राइट। सर अभी ट्रीटमेंट ऑप्शन में हमने इन चीजों के बारे में बात की। रीसेंट एडवांसेस सर इस फील्ड में अभी क्या चल रहा है? अभी रिसेंटली कुछ नया अगर इस फील्ड में है, या फिर डाउन द लाइन अगर आप देख रहे हो फ्यूचर कि मे बी इन द कमिंग 5-10 years न्यूरोपैथिक पेन में मे बी कोई रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट आ सकती है, तो सर इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट। हाँ, उसमें भी काफी रिसर्च अभी और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे कि है कीमोजेनेटिक्स एंड ऑप्टोजेनेटिक्स। तो कीमोजेनेटिक्स में पहले हम समझते हैं होता क्या है, जब पेरिफेरल नर्व्स में कहीं पे भी चोट लगती है तो वो सेंसेशन वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड में ले जाती है, फिर वहां से ब्रेन में जाता है और ब्रेन को पता चलता है कि मुझे वहां कुछ हो रहा है, पेन हो रहा है। तो वो ये पूरी मैकेनिज्म है। तो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिले वहां से होता है, गेट है वो, गेट है, वहां से एंट्री होती है हाथों और पैरों से। तो वो गेट पे जो भी अभी चल रहा है रिसर्च पेज, वहां गेट को मॉड्यूलेट करने के लिए चलता है। तो उसमें एक है कीमोजेनेटिक्स, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वहां इंट्रोड्यूस करता है वो रिसेप्टर को अप रेगुलेट करने के लिए। दूसरा है ऑप्टोजेनेटिक्स में लाइट अप्लाई करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल की जगह। ये रिसर्च फेज में है, अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है। फिर है जीन थेरापी। तो जीन थेरापी में भी स्पेशल वेक्टर के द्वारा जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं वो गेट पे, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया। तो फिर वहां से वो पेन को रेगुलेट करते हैं, ऊपर जाने नहीं देते, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ से सिग्नल जा रहा है, वहां से ऊपर जाने के लिए रोकना है, वहीं पे बीच में रोकना है, स्टॉप करना है। तो उसमें भी स्पाइनल ओपियोइड जीन थेरापी और एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन जीन थेरापी, ये सब में रिसर्च अभी चल रहा है। प्लस आयन चैनल मॉड्यूलेशन, ये भी एक अभी रिसर्च फेज में है, जिसमें मतलब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल्स जो पेन के मैकेनिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट है, तो उसको भी मॉड्यूलेट करके हम पेशेंट को कम पेन महसूस करवा सकते हैं। ये सब चीजें हैं, पेन तो हो ही रहा है बट पेशेंट को फील नहीं होगा, जितना हम उनको कम आउटकम दे सकें। रियली विश कि ये सक्सेसफुल हो और मतलब इससे पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए। क्योंकि जो भी पेन है ना वो ऐसा है कि वो कंटिन्यूअस आपके साथ रहता है, आप उसको कहीं पे छोड़ के नहीं आ सकते, तो आपका हर एक काम में आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर वो कम हो जाता है तो भी काफी बेटर हो जाएगा। राइट, डेफिनेटली, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल क्योंकि मेडिकल फील्ड में अभी इतनी चीजें अवेलेबल है, राइट, कि मतलब हर चीज का सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। तो उसका रिसर्च उसका रिसर्च भी चल रहा है, राइट। बट आई थिंक इस सेशन में से एक चीज जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये है कि जितना अर्ली डायग्नोस हो,
आई थिंक उतना अर्ली हम Early इस पे काम उसको कर काम सकते कर हैं। तो आई सकते हैं। थिंक दिस इज अ गुड मैसेज फॉर ऑल द ऑडियंस आउट देयर कि अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड इमीडिएटली गो एंड विजिट द डॉक्टर। अच्छा, और सर जो इनिशियल फेज में कोई पेशेंट आ जाता है सपोज, तो वो नर्व का डैमेज है वो रिवर्स होता है कि इरिवर्सेबल होती है? हाँ कोई भी problem? होता है, बट इनिशियली इट शुड बी विद इन 24 या 48 आवर्स। मतलब जब एक्यूट डैमेज बोलते हैं हम, एक है एक्यू इमीडिएटली प्रेजेंट करना डॉक्टर के पास या सर्जन के पास, और एक है आप 1 महीने बाद आए और 2 दिन बाद आए, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है लॉन्ग टर्म रिकवरी में। तो जब भी आपको पता चले कि मुझे ये चीज है तो आपको तुरंत ही कंसल्ट करना चाहिए फॉर बेटर रिकवरी, है ना। फिर अगर लेट जाएंगे तो वो फिर वो निग्लेक्ट में गिना जाएगा, और फिर बाद में वो रिकवरी हम भी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है उनको दे नहीं पाते हैं, और उसका उतना फायदा नहीं होता है लेट आने से। राइट। ओके सर, तो अब हम पहुंचे हैं हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, विच इज बर्स्टिंग द मिथ्स। ठीक है, तो लोगों को कैसा है कि नॉलेज हर कोई चाहता है, लेकिन क्योंकि हर जगह से नॉलेज अवेलेबल है ना, इसे कितनी बार गलत नॉलेज या इनकम्प्लीट नॉलेज पेशेंट लेकर के आते हैं। तो उसमें से एक चीज मैं आपको पूछूंगी सर, हम लोगों ने जितना हमारे एक्सपीरियंस में देखा है पेशेंट्स के, कैसा होता है सर उनके लिए, बिकॉज वो लोग मेडिकल फील्ड को बिलोंग नहीं करते, तो हर चीज के लिए उनके पास एक टर्म है विच इज नस। ठीक है, जैसे वो ब्लड वेसल्स हो गए, हमारी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, नर्व्स हो गई, हर चीज के लिए देयर इज दिस कॉमन वर्ड के नस में दुखे च। तो सर इस चीज को आप कैसे एड्रेस करोगे और कैसे आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस तक दे पाओ? तो मेनली मिसकंसेप्शन है कि नर्स है मतलब ब्लड ले जाने वाली वेसल, नली, बट एक्चुअली वो नहीं है। नर्स जो पेन, न्यूरोपैथिक पेन में जो इन्वॉल्व होता है वो नर्व है। नर्व डिफरेंट है और ब्लड वेसल डिफरेंट है ना। तो एक नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और हाथ और पैरों में और बॉडी के सारे ऑर्गन को सप्लाई करती है। वायरिंग का काम जो भी, वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होता है वो नर्व है। और जो पानी की पाइप होती है वो ब्लड वेसल है ना, वो पानी पहुंचाना, या ये पानी मतलब पानी को ब्लड गिनना चाहिए, हाँ वो ब्लड है। तो न्यूरोपैथिक पेन में है वो वायर डैमेज हो रहा है, पानी की पाइप नहीं। वो सबको खास पता होना चाहिए। हाँ राइट, ओके। और कुछ पेशेंट को आई थिंक क्रैम्प जैसे सेंसेशन जो आते हैं, जैसे नस सड़ जाना बोलते हैं, तो उसका न्यूरोपैथिक पेन के साथ कोई रिलेशन है कि वो एकदम अलग चीज है और ये अलग चीज है? हाँ, क्रैम्प में जनरली क्या होता है, कॉमनली हम प्रोलॉन्ग पोजीशन में, मतलब एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो उस हिस्से में मसल पे कंप्रेशन आता है और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है, तो वहां से वो मसल स्पाज्म में चला जाता है। तो दैट इज द टेम्पररी थिंग। तो जब भी किसी को अगर हो तो उसको खड़ा हो जाना है, पोजीशन चेंज करनी है, वहां पे मसाज करना है, और दैट इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। अगर दूसरी वजह से हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन या विटामिन या मिनरल्स डेफिशिएंसी, तो उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली शुरू करना पड़ेगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा और सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। एक्चुअली वेरी कॉमन, बहुत लोगों को किसी भी एज ग्रुप में, इवन यंग किड्स को भी ऐसा देखने मिला है कि कभी भी एकदम से ये क्रैम्प जैसा आ जाता है। ओके, सो उसके लिए उस एरिया को थोड़ा सा मसाज करना, इमीडिएटली जस्ट पोजीशन चेंज कीजिए, और पानी, आई थिंक वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सर इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज पूछूंगी, बहुत लोगों को ये होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट एकदम से सुन्न हो जाता है। जैसे बहुत लोगों का ये चीज है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में एकदम ही जैसे वो पार्ट फील नहीं होगा, नंब हो जाएगा। तो वो चीज सर किस हद तक नॉर्मल है और कब हम बोलेंगे कि दिस इज समथिंग अबनॉर्मल? हाँ, अगर वो चीज हो रही है, मान लो एक पोजीशन में बैठे हैं हम, और मान लो ऐसे में बैठा हूँ, यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, तो लोकली यहाँ पे जो नर्व यहाँ से वहां जा रही है उसका कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो विद इन फ्यू सेकंड्स, 1 or 2 minutes, इट विल नॉर्मल हो जाएगा। तो इट्स नथिंग टू बॉदर उस चीज को। हाँ, बट वो परसिस्ट कर रहा है, मान लो 5 minutes 10 minutes कंटिन्यूअस हो ही रहा है पोजीशन करेक्ट करने के बावजूद, तो मतलब वो प्रेशर की वजह से नहीं था, है ना। तो अगर वो लॉन्ग टर्म चाहे तो फिर आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन करना पड़ेगा। ओके, राइट। सर एक और मिसकंसेप्शन है जो हमने काफी कॉमनली हमारे पेशेंट से सुना है। सर नर्व जो है, जो हम बोलते हैं, वो काफी फैंसी टर्म है, राइट। लोगों को पता है कि बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत लोगों का ना ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि नर्व अगर एक बार डैमेज हो गई तो वो फिर से ठीक नहीं होगी, तो वो मेंटली भी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाता है कि मेरी नर्व एक बार डैमेज हो गई तभी कुछ नहीं होगा। तो सर उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? नर्व रीजनरेट होती है,
बट वो डिपेंड करता है किस लेवल का नर्व डैमेज राइट है ना। उस नर्व डैमेज के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक है मतलब फिजियोलॉजिकल डैमेज, न्यूरोप्रेक्सिया बोलते हैं उसमें, मतलब बाहर से आपको पता नहीं चलेगा, स्ट्रेच हो जाना मतलब खींच जाना। उस केसों में जनरली फुल रिकवरी होती है। राइट बाद में अगर आधा कटता है, और है ना एक्सोनोटमेसिस बोलते हैं, आधा कटना, तो उसमें भी रिकवरी होती है। हाँ, बट रिकवरी बहुत ही स्लो होती है, इट्स वेरी स्लो, है ना। Right. तो और तीसरा है पूरा कट जाना, उसे एक्सोनोटमेसिस बोलते हैं, तो न्यूरोटमेसिस सॉरी। तो उसमें फिर रिकवरी नहीं होती है, उसको फिर हम सर्जरी करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी नहीं होती है, अपने आप से वो नहीं होती है, हम Right. सर्जिकली उसको सूचर करते हैं, सूचर पोस्ट करते हैं। अच्छा, फिर- तो उसको भी स्विचर करके मतलब हाँ, we can connect। करते हैं, हाँ, बट वो भी इमीडिएटली करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अगर- या इसमें भी अब yes। लेट फेज में हाँ, आप लेट तो expect फिर करो कुछ तो नहीं कर हो सकते। सकता खत्म कुछ है ना, इमीडिएटली करना पड़े जितना जल्दी हो पाए, है ना। अगर इनिशियली फेज चला गया 24 या 48 आवर्स, फिर बाद में ज्यादा नहीं फायदा नहीं होता So, है। ये भी पेशेंट्स को समझना बहुत जरूरी हाँ। है कि इन चीजों में इमीडिएट एक्शन ले, हाँ, ना कि इमीडिएटली उसको लेना है। डिले करे। राइट अच्छा सर, अभी कुछ कुछ मतलब मुझे एक पेशेंट जस्ट याद आया कि उनको जैसे रिस्ट फ्रैक्चर या कुछ भी फ्रैक्चर होता है ना, तो वो एक रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी टाइप का एक पेन या कुछ हाँ। आता है, सेंसेशन डिफरेंट। तो मतलब उनको सारे फिंगर्स में मतलब फोल्ड करने में भी पेन होता है। तो तब उनको रेस्ट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर कुछ मेडिसिन के लिए जाना चाहिए, या कैसे? क्योंकि ऑर्थोपेडिक के पास यूजुअली फ्रैक्चर के बाद आते हैं, तब वो पेन मैंने जो बोला ना, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो तब उसको कैसे केयर करना चाहिए पेशेंट को? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं लोकली पेन बोल रहे हैं ना। हाँ, फिर- लोकल यस यस। हाँ, तो इनिशियली ओवर द काउंटर मेडिकेशन और ग्रेजुअली मोबिलिटी, क्योंकि जो फ्रैक्चर के बाद जो हो रहा है वो स्टिफनेस की वजह से हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है। मतलब जब भी फ्रैक्चर होता है तो ऑर्थोपेडिशियन क्या बोलते हैं कि इमोबिलाइजेशन, प्लास्टर में रखो, कास्ट में रखो, तो उसकी वजह से वो मसल यूज नहीं होता है, स्टिफ हो जाते हैं। अच्छा, वही है। तो मेनली उनका एक फिजियोथेरापी और ग्रेजुअली मोबिलिटी उसकी लाना, दैट इज द मेन। ओवर द काउंटर मेडिकेशन का भी इतना इफेक्ट मतलब रोल नहीं है, क्योंकि वो उसका रीजन है इमोबिलिटी, क्योंकि उसको इमोबिलाइज किया है किसी भी फ्रैक्चर को 6 वीक तो इमोबिलाइज रखते ही है, 6 मतलब वीक उसका नर्व के साथ Related नहीं है। उसके मसल का ही है। राइट। और सर ये भी एक देखा, अभी रिसेंटली आई एम ट्रीटिंग अ पेशेंट के जिसको फ्रैक्चर हुआ था, अ स्मॉल किड 7 year old, फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर के बाद में नर्व डैमेज हुई। सो हमने तो बात की सब डायबिटीज के बारे में, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की जो कंडीशंस है जो पेशेंट को हो रही है, जिसकी वजह से नर्व इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे सर बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमा नर्व इन्वॉल्व हुआ। और अभी सर देयर आर अ लॉट ऑफ सेंसरी इश्यूज, मतलब लिटरली उसके हैंड को टच करते हैं तो भी ही जस्ट स्क्रीम्स आउट। तो इस तरह की चीजें भी सर देखने को मिलती है आई थिंक पोस्ट ट्रॉमा। हाँ, उसको एलोडीनिया और पैरास्थेसिया बोलता है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हाँ पेशेंट जी, को। हाँ जी। सर उसके लिए मेडिकली हम कुछ कर सकते हैं सर, ये जो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी पोस्ट ट्रॉमा जो शुरू होती है? हाँ, उनको मेडिकली मतलब जो दवा मेडिसिन है, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन प्लस लोकली टॉपिकल एप्लीकेशन वाले एजेंट जो आता है वो देते हैं, बट ग्रेजुअली वो रिकवर ओवर द टाइम वो रिकवर होता है। हम्म। ओके, बट टाइम लगता जैसे है, नर्व हीलिंग शुरू होता है वैसे हाँ, वैसे उसकी रिकवरी बट काफी लंबा समय वो इट टेक्स लॉन्ग हाँ, लगता है। ओके। तो आई थिंक हमने पूरा न्यूरोपैथिक पेन अच्छे Yeah. से समझ लिया, कैसे उसके सेंसेशन होते हैं, Yeah. उसको पहले कैसे मैनेज करे, डायग्नोस कैसे करे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सब ऑलमोस्ट मिल गई है। इवन डॉक्टर हार्दिक, एक ये भी आई थिंक आई वुड से कि इट्स वन ऑफ द मेजर मिसकंसेप्शन सराउंडिंग न्यूरोपैथिक पेन कि इट कैन नॉट बी क्योर। ठीक है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जब भी कोई न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन इश्यू होता है ना, तो पेशेंट्स बहुत अलग लेवल पे अफेक्ट होते हैं, इमोशनली ज्यादा अफेक्ट होते हैं, एंड देन दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड। में भी पीयर प्रेशर लोगों से सुना है कि अगर तुम्हें न्यूरोलॉजिकल ओरिएंटेड कोई चीज हुआ है तो देन रिकवरी रेट इज वेरी लो, या फिर ये क्योर नहीं होगा। तो सर इस चीज को प्लीज एड्रेस करके हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइडेंस दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी जैसे मैंने बताया, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कॉज, किस वजह से न्यूरोपैथिक पेन हुआ है। काफी कंडीशन ऐसी है जिसमें 100% रिकवरी हो जाती है। जो कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, तो इनिशियल फेज में अगर हमने उसको ट्रीट कर दिया परमानेंट डैमेज होने से पहले, परमानेंट डैमेज मतलब नर्व के मतलब कवरिंग को हम माइलिन बोलते हैं, नर्व को जैसे वायर के ऊपर जैसे एक सीट होती है, उसको जैसे ही सेम नर्व में माइलिन होता है। तो माइलिन जब डैमेज हो गया, उससे पहले
मतलब ट्रीट करना पड़ेगा, डैमेज होने से पहले ट्रीट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि फिर बाद में एक बार डैमेज हो गया तो फिर उसको हील लिए वो उस फेज में चला जाएगा। तो अगर डैमेज होने से पहले ट्रीटमेंट ले ली तो पूरा रिकवर हो जाता है। हाँ, डैमेज होने के बाद भी रिकवरी होती है, बट वो काफी लंबा समय लगता है उसमें फिर बाद में। ओके। यस, और सर जैसे आपने जो सर्जिकल प्रोसेस बताई सारी, नर्व ब्लॉक है या जो दूसरा एक स्टिमुलेशन पे एक ट्रीटमेंट बताई, तो उसके बाद पेशेंट को रिकवरी कितने टाइम में यूजुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो पेन है वो कितने % तक मैक्सिमम हम रिड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% सपोज क्योर नहीं हुआ तो मैक्सिमम कुछ परसेंटेज है, कुछ रिसर्च है कि इससे इतना फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? डिपेंड्स आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो। जैसे नर्व ब्लॉक में तो आप इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलेगा। ओके, हाँ, ओके। और लेकिन सर वो टेम्पररी है। राइट। फिर नर्व स्टिमुलेशन आप जैसे बोल रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। फिर एक दूसरा ऑप्शन है इंट्राथिकल पंप, तो उसमें एक कैथेटर हम स्पाइनल कैनाल में डालते हैं, और वहाँ मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो CSF होता है वहाँ पे और ऊपर ड्यूरा पे, तो वहाँ से स्लोली ड्रग रिलीज होती है। वो कैथेटर फिर बाहर आता है और एक पाउच हम पीछे क्रिएट करते हैं, वहाँ पंप रहता है, वो पंप में से धीरे धीरे दवाई वहाँ जाती है, और फिर तो वो दवाई से, मेडिसिन से वहाँ की नर्व्स से जो एबनॉर्मल सिग्नल जा रहे हैं पेन के, उसको ब्लॉक किया जाता है। और सेमी स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन में वहाँ इलेक्ट्रोड रखते हैं कैथेटर के, जहाँ इलेक्ट्रोड होता है, फिर वहाँ एक बैटरी होती है बाहर, कैथेटर या वायर बाहर आता है, वो बैटरी के साथ अटैच रहता है, और फिर बैटरी से वो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर्ड होता है। होता है। तो उसमें भी काफी क्रोनिक पेन और जो दूसरी सारी मोडालिटी से जिसको मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उनके लिए ये सब ऑप्शन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके सर, अभी एक तो आपने इतना टाइम दिया हमको और पूरा A to Z न्यूरोपैथिक पेन के बारे में एक्सप्लेन किया, तो अभी सर आपके पास इस टाइप के जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर आप उनकी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाओ, या कोई आपके लिए कोई चैलेंजिंग केस रहा हो कि मतलब आपको लगा कि नहीं इसको मतलब कुछ सारी चीजें ट्राई कर ली, कुछ नहीं हुआ, बट इस ट्रीटमेंट से कुछ फर्क पड़ गया, तो ऐसा कुछ अगर आप शेयर कर पाओ तो सर। एक यूनिक केस है, मेनली डायग्नोस्टिक हम क्राइटेरिया से काफी यूनिक है। तो पेशेंट प्रेजेंट हुआ था पेन लेके मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब, मतलब हाथ में पूरा यहाँ से यहाँ पेन था। उसको टिपिकल न्यूरोपैथिक पेन था, शार्प शूटिंग, बर्निंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, प्लस उसके फिंगर को ब्लैकनिंग था यहाँ पे, लास्ट 2 फिंगर काली पड़ गई थी। क्या एज ग्रुप था? मिडिल एज अराउंड 35। तो काफी टाइम से पेन था, काफी हॉस्पिटल्स पेशेंट घूम के आया था, कहीं पे डायग्नोस हुआ नहीं था कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो फिर बाद में हमने एग्जामिन किया, सब किया, तब पता चला कि उसको सर्वाइकल रिब है। सर्वाइकल रिब मतलब हाँ, एक्स्ट्रा रिब एक होती है, जनरली हमारे थोरेसिक केज में जो रिब्स सब में नॉर्मली होती है, उससे उसमें एक एक्स्ट्रा रिब ऊपर के हिस्से में। तो यहाँ से जो नर्व्स निकल के यहाँ सप्लाई करती है, ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, उसके भी 3 ट्रंक होते हैं, उसमें से लोअर ट्रंक को वो कंप्रेस कर रहा था। तो वो सिंपल एक चेस्ट एक्सरे में ही दिख गया था। चेस्ट एक्सरे में ही दिखता है वो ऊपर कि वहाँ एक रिब है। तो फिर बाद में दूसरे हमने सब टेस्ट करवाए, बट इनिशियली फिर वो डायग्नोस, एक बार मेनली वो डायग्नोस हो गया, फिर बाद में सर्जरी करके वो रिब काट के निकाल दी, तो प्रेशर निकल गया, बट उसका जो ब्लैकनिंग था वो दैट डजंट इम्प्रूव इमीडिएटली, बट उसका पेन चला गया इमीडिएटली, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वो इतने टाइम से बट वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज में तो काफी फिर समय लगा, क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस हो जाता है ये सब। बट न्यूरोलॉजिकली उसको काफी इम्प्रूवमेंट हो गया, जस्ट बिकॉज कि डायग्नोसिस प्रॉपरली आप पकड़ लो कि किसके कारण ये चीज हो रही है, अगर वो उसको रिमूव कर दो या उसको रिलीज कर दो, तो जो कॉज है उस पे अगर प्रॉपर हम पहुंच जाए तो वो कॉज को हटाना ज्यादा इजी है। यही तो मेन डॉक्टर्स का रोल रहता है कि मतलब कॉज जो उसको पकड़े, डायग्नोसिस ठीक करे, तभी उसका सॉल्यूशन 100%। दैट इज द रोल ऑफ डॉक्टर। लेकिन पेशेंट्स क्या या फिर जो जनरल पब्लिक है, उनका रोल ये है कि वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करे, क्विकली पहुंचे, क्योंकि कितनी बार पेशेंट्स ही लेट कर देते हैं पहुंचने में। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उस खींचने में वो एक होता है। ओके सर, नाउ
अगर हमारे ऑडियंस में किसी को न्यूरोपैथिक पेन है या इन केस उनके फैमिली में किसी को न्यूरोपैथिक पेन है, तो सर आपकी तरफ से कोई जनरल गाइडलाइन, कोई एडवाइस, एनीथिंग? इवन सर न्यूरोपैथिक पेन होने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक केयर रिलेटेड आप कोई टिप्स शेयर करना चाहे, कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो न्यूरोपैथिक पेन मतलब जब भी मैंने डिस्क्राइब किया इस मतलब कैरेक्टरिस्टिक का पेन होता है, तो आपको इमिडिएटली मतलब प्रॉपर स्पेशलिस्ट को मतलब आइदर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करके प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, और जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है वो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सीरियस कंडीशन है वो अर्ली डायग्नोस हो गई तो यू कैन प्रिवेंट एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन, है ना। क्योंकि एक बार नर्व ऐसी चीज है तो एक बार डैमेज हो जाने के बाद 100% रिकवरी नहीं होती। हम बोलते हैं रिकवरी होती है, हाँ 70-80% हो जाती है, बट इट्स नॉट लाइक 100%। पूरा होना मुश्किल है। अगर डैमेज नहीं हुआ है तो पूरा हो जाता है, इनिशियल फेज में है तो हमें उस इनिशियल फेज में ही कंसल्ट करवा लेना है उनको, है ना। क्योंकि बाद में भी रिकवरी होती है बट 100% नहीं होती है। क्योंकि जब भी कोई होता है नर्व डैमेज, तब लोगों को लगता है कि नहीं मुझे 100% रिकवरी चाहिए, बट दैट ऑर्गन डोंट रीजनरेट 100%, बट इट 70-80% रिकवरी हो जाती है, बट 100% नहीं होती है। तो इसीलिए डैमेज होने से पहले आप कंसल्ट करो, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, सो ये पार्ट हो गया कि भी अर्ली डायग्नोसिस एंड एक्यूरेट इंटरवेंशन की ट्रीटमेंट मिल सके। एंड इसके अलावा जैसे सर हमने बात की कि एक इमोशनल लेवल पे इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये चीज हुई है, उसे समझना थरली, और इवन फॉर द फैमिली, राइट, जो केयर टेकर्स है या जो भी फैमिली, उन लोगों के लिए भी समझना कि ये चीज ऐसी है कि इट टेक्स लॉन्ग, ये चीज टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक रहती है। तो ये चीज समझ के अगर वो पेशेंट को समझे तो आई थिंक उनकी लाइफ काफी बेटर हो सकती है, राइट। और सर हमारे यहाँ मतलब पॉडकास्ट में हेल्थ मंत्रा सीरीज में जितने भी गेस्ट जो डॉक्टर्स आते हैं, तो हम उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि उनकी लाइफ का हेल्थ मंत्रा क्या है। क्योंकि मतलब पेशेंट जो भी ऑडियंस है हमारे यहाँ, जो भी पेशेंट्स है, उनको लगता है जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर जो वो पर्सन है कि जिनको सब पता है अबाउट हेल्थ, तो वो अपने लाइफ में क्या हेल्थ मंत्रा रखते हैं। तो वो अगर सर आप हमारे साथ शेयर कर पाओ आपके लाइफ का कुछ हेल्थ मंत्रा जो मतलब आप फॉलो करते हो और आप चाहो कि लोग भी वो फॉलो करें तो उनकी लाइफ बेटर हो सके। मेन तो रेगुलर स्लीप लेना, एडिक्वेट 7 to 8 आवर्स रेगुलर स्लीप लेना, प्लस एडिक्शन से दूर रहना, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक और हेल्दी डाइट। These 3 things are more important to live healthy life. Right, sir. Very nice. Thank you so much, sir. This was a really good discussion on neuropathic pain, and I'm sure कि अगर किसी को भी कभी अभी है या फ्यूचर में भी कभी इस तरह की कंडीशन होती है, तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। न्यूरोपैथिक पेन का मेन ये भी है कि इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है। और काफी लोगों को, जैसे आपने बोला कि नस का जो पेन है वही समझते हैं, तो वो जो मिसकंसेप्शन है आई थिंक इस वीडियो से और इस इन्फॉर्मेशन से क्लियर हो जाएगी। और ऑडियंस को मतलब जो न्यूरो डॉक्टर यूजुअली मिलते नहीं जल्दी, उनका 1 घंटे का पूरा कंसल्टेशन उनको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। यस, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि सर आपने ये किया हमारे लिए, एंड वी आर हैप्पी कि हम हमारी ऑडियंस तक ये नॉलेज लेके जा पाएंगे। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।